जिसकी पहली टेस्ट सीरीज आज स्टार्ट हो रही है। तो देखिए, पहले क्वेश्चन से आगाज करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन आज का जो स्क्रीन पे होगा आपके, वो क्या है तो सुनना ध्यान से। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस राज्य ने, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस राज्य ने कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो आता है वो 8 मार्च को आता है। कब आता है दोस्तों? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आता है, यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे आता है, ये याद रखना। और 8 मार्च जो है इसको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय महिला दिवस, और पूछ लिया जाए राष्ट्रीय महिला दिवस, अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब आता है, तो याद रखना राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को आता है और श्रीमती सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस को इस रूप में मनाया जाता है। ओके, अब बात करते हैं कि साहब कौशल्या मातृत्व योजना जो है एक्चुअली में इसकी शुरुआत किस राज्य ने की है। तो क्या राजस्थान होगा, क्या गुजरात होगा, क्या छत्तीसगढ़ होगा या तमिलनाडु? 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। और इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो क्या होगा तो सुनना ध्यान से, इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। यानी आपकी जानकारी के लिए बता दो कि छत्तीसगढ़ सरकार, यानी कौन से स्टेट की सरकार? छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में एक घोषणा शुरू की है। छत्तीसगढ़ सरकार जो है, इस छत्तीसगढ़ सरकार, अच्छा छत्तीसगढ़ सरकार का मुखिया कौन, यानी मैं यहां पे सीएम पूछ रहा हूं, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कौन है, तो भूपेश बघेल हैं। कौन है? भूपेश बघेल सरकार जो है, वहां की सरकार ने हाल ही में, छत्तीसगढ़ सरकार ने एक घोषणा की है, कौशल्य मातृत्व योजना की है। क्या है इसमें? तो इस योजना के तहत सरकार ने क्या कहा है कि दूसरी पुत्री के जन्म के उपलक्ष्य पर, यानी द्वितीय पुत्री, अगर मान लीजिए ऑलरेडी किसी की एक पुत्री है और उसके अगर दूसरी भी पुत्री पैदा होती है, तो द्वितीय पुत्री के जन्म पर यानी छत्तीसगढ़ सरकार क्या करेगी, उसे 5,000 रुपए की धनराशि की सहायता प्रदान करेगी। 5,000 रुपए की सहायता राशि के रूप में प्रदान करेगी, सहायता राशि के रूप में प्रदान करेगी, ये याद रखना दोस्तों। ओके, यानी कौशल्य मातृत्व योजना के तहत क्या प्रावधान किया गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है, वहां के सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि अगर किसी के दूसरी भी पुत्री प्राप्त होती है तो उसको छत्तीसगढ़ सरकार क्या देगी, 5,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान करेगी। इसके साथ साथ यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि छत्तीसगढ़ वो राज्य है, यानी यहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है, छत्तीसगढ़ भारत का प्रथम ऐसा राज्य है जिसने क्या किया है, गोबर से बने थैले में बजट पेश किया। गोबर से बने थैले में क्या किया है, बजट पेश किया है। ऐसा करने वाला बजट पेश किया है, ऐसा करने वाला ये पहला राज्य है भारत का जिसने गोबर से बने थैले में क्या किया, बजट पेश किया, छत्तीसगढ़ सरकार ने। क्लियर है? तो चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन क्या है तो सुनना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं और दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में किस राज्य में महिला स्वामित्व वाला देश का पहला औद्योगिक पार्क कहां खोला गया है। यानी आपके सामने 4 ऑप्शन आपको बताना है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसने पहली बार महिला स्वामित्व वाला देश का पहला औद्योगिक पार्क खोला है, यह आपको बताना है। क्या राजस्थान जयपुर है, क्या तमिलनाडु चेन्नई है, क्या तेलंगाना हैदराबाद है, या फिर मध्य प्रदेश भोपाल है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए, देखते हैं कितने लोग इसका राइट आंसर दे पाते हैं। और इसका सही आंसर जो होगा वो आपको क्या होगा तो आपको बता दूं कि तेलंगाना हैदराबाद होगा। क्या होगा इसका? देखिए, हैदराबाद तेलंगाना में एक जगह है पाटन चेरू, कौन सी जगह, ये याद रखना है। ये जगह हैदराबाद तेलंगाना में कौन सी जगह है तो एक जगह है पाटन चेरू, और इस पाटन चेरू के निकट सुल्तानपुर जो है, पाटन चेरू के निकट क्या है, सुल्तानपुर। कौन सा है? सुल्तानपुर। याद रखना, हैदराबाद में, यानी क्या कहा हमने कि तेलंगाना हैदराबाद में पाटन चेरू सुल्तानपुर जो है, वहां पर क्या किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पे, याद रखना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर, यानी 8 मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला
दिवस के उपलक्ष्य पर, याद रखना दोस्तों, इसके उपलक्ष्य पे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर वहां की सरकार ने यानी क्या खास किया है, तो ऐसा देश का पहला प्रथम पूर्ण महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क यहां पे खोला गया है। यानी देश का पहला पूर्ण औद्योगिक पार्क खोला गया है। ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है, तो वो तेलंगाना, वो भारत का वो राज्य है जहां पे, कहां पे, पाटन चेरू सुल्तानपुर में क्या किया गया है, देश का पहला। अच्छा, ये जो तेलंगाना सरकार ने ये जो गठबंधन किया है, किसके साथ किया, तो आपको बता दो फिक्की के साथ किया है। किसके साथ किया है, ये फिक्की के साथ ये गठबंधन किया है तेलंगाना सरकार ने, और इन दोनों के सहयोग से क्या किया गया है, ये पहला औद्योगिक पार्क जो है वो खोला गया है, और ये पहला महिला औद्योगिक पार्क होगा, देश का पहला पूर्ण महिला औद्योगिक पार्क होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, सुनना ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3, और ध्यान से सुनिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि साहब राज्य सरकार की एक योजना है जो सभी जानते होंगे, कौन सी योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कौन सी योजना है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और चुप्पी तोड़ो, आजकल ये बड़ा चर्चा भी चल रहा है, चुप्पी तोड़ो जैसी प्राथमिकता के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शक्ति अभियान किस जिले द्वारा चलाया गया है। देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और चुप्पी तोड़ो, इसके साथ साथ एक शक्ति अभियान शुरू किया गया है, राज्य सरकार द्वारा ये किया गया है, अभियान शुरू किया गया है। आपको ये बताना है कि राजस्थान में इसकी शुरुआत कहां से हुई है, क्या वो श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से हुई है, या झुंझुनू से हुई है, या जयपुर से हुई है, या बीकानेर से हुई है। पहले तो आपको बता दूं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है, इसकी जो शुरुआत हुई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जो शुरुआत हुई थी, वो एक्चुअली में 22 जनवरी 2015 को हुई थी। ये याद रखना, 22 जनवरी 2015 को कहां से हुई थी, तो पानीपत हरियाणा से हुई थी। कहां से हुई थी, ये पानीपत हरियाणा से हुई थी। और इसकी योजना की शुरुआत का जो उद्घाटन किया गया था, वो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। और आपको बता दूं कि इसकी प्रारंभिक ब्रांड एम्बेसडर जब स्टार्ट हुआ था, तो प्रारंभिक ब्रांड एम्बेसडर इसकी किसको बनाया गया था, तो इसकी प्रारंभिक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था दोस्तों, किसको, तो याद रखना, माधुरी दीक्षित नेने को बनाया गया था। फिल्म अभिनेत्री माधुरी दीक्षित नेने को क्या बनाया गया, इसका प्रारंभिक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि राजस्थान में इसकी ब्रांड एम्बेसडर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है, इसकी राजस्थान में ब्रांड एम्बेसडर, राजस्थान में ब्रांड एम्बेसडर अगर कोई है तो वो कौन है, तो याद रखना, बड़ी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं अवनी लेखराज, इसकी क्या है, ब्रांड एम्बेसडर है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तो वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट है। वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, वो बीकानेर जिला है। आपको बता दूं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत झुंझुनू जिले को पीएम मोदी ने 8 मार्च 2018 को 8 मार्च 2018 को सर्वश्रेष्ठ जिले का अवार्ड दिया था। इसको सर्वश्रेष्ठ जिले का क्या दिया था, अवार्ड दिया था। और दिनेश यादव यहां के जिला कलेक्टर सम्मानित हुए थे। और यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2018 को राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना की क्या की थी, शुरुआत की थी, जिसका लोगो डिजाइन किया था दिल्ली की गरिमा जैन ने किया था। तो यानी शक्ति अभियान जो है, एक्चुअली में ये शक्ति अभियान किस जिले द्वारा चलाया जा रहा है, तो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट है वो जिसके द्वारा ये शक्ति अभियान चलाया जा रहा है। एक्चुअली में इस अभियान का उद्देश्य क्या है, मेन पर्पज ये है कि साहब ये शक्ति अभियान जो है, एक्चुअली में इस शक्ति अभियान का उद्देश्य, कोई तो पर्पज होगा सरकार द्वारा इसको चलाए जाने का। तो आपको बता दूं कि जन्म के समय घटते लिंगानुपात को बढ़ाना है। क्या है, जन्म के समय घटते लिंगानुपात, याद रखना, जन्म के समय घटते लिंगानुपात को बढ़ाना, घटते लिंगानुपात को बढ़ाना, यही इसका मेन उद्देश्य है। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि और क्या खास है इस उद्देश्य, इसका राज्य सरकार द्वारा जब ये अभियान शुरू किया गया तो कोई ना कोई विशेष पर्पज जरूर रहा है। तो पहला उद्देश्य हमने क्या बताया, जन्म के समय घटते लिंगानुपात को बढ़ाना, या फिर अपन ये भी कह सकते हैं कि एक इसका उद्देश्य है कि बेटी के जन्म को उत्सव की तरह मनाना। बेटी का जो जन्म है, दूसरा उद्देश्य इसका क्या है कि बेटी के जन्म को क्या मनाना,
उत्सव की तरह मनाना है। बेटी के जन्म को क्या करना, उत्सव की तरह मनाना। यह भी इसका एक प्रमुख उद्देश्यों में है कि पहला तो है कि जन्म के समय घटते लिंगानुपात को बढ़ाना, दूसरा है बेटी के जन्म को उत्सव की तरह मनाना। इसके साथ साथ क्या और भी इसके विशेष पर्पज रहे हैं, तो बिल्कुल रहे हैं साहब। जैसे अपन बात करेंगे कि बीकानेर को एनीमिया मुक्त बनाना है, इसके साथ साथ इसका मेन उद्देश्य क्या है कि बीकानेर को क्या करना है, तो एनीमिया मुक्त बनाना है साहब, एनीमिया मुक्त बनाना है। और इसके साथ साथ क्या खास है कि इसके अलावा और इस योजना के तहत आपको बता दूं कि गुड टच और बैड टच और माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के प्रति जागरूकता पैदा करना। यानी और भी अपन कह सकते हैं कि साहब गुड टच और बैड टच, गुड टच और बैड टच, इसके बारे में बताना इसका मेन उद्देश्य है। और माहवारी स्वच्छता जागरूकता लाना, ये इसके मेन पर्पज या मुख्य उद्देश्यों में रहे हैं। पहला उद्देश्य हमने क्या बताया, जन्म के समय घटते लिंगानुपात को बढ़ाना। दूसरा हमने बताया बेटी के जन्म को उत्सव की तरह मनाना। और फिर हमने बताया बीकानेर को एनीमिया मुक्त बनाना और गुड टच, बैड टच एंड माहवारी स्वच्छता जागरूकता लाना। ये इसके मेन उद्देश्य रहे हैं। इसीलिए कौन सा अभियान शुरू किया गया बीकानेर में, शक्ति अभियान शुरू किया गया है दोस्तों। क्लियर है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपनी स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है तो सुनना ध्यान से। अच्छा क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि साहब 15वीं विधानसभा में राजकीय उपक्रम समिति का सभापति किसे नियुक्त किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 15वीं विधानसभा में 2022-23 के लिए समितियां गठित जो हुई हैं, 2022-23 के लिए जो समितियां गठित हुई है उसमें से कौन सी समिति के संदर्भ में पूछना चाह रहा है कि राजकीय उपक्रम समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है कि गुलाबचंद कटारिया को बनाया गया है, क्या राजेंद्र पारिक को बनाया गया है, क्या दयाराम परमार को बनाया गया है, या गोविंद सिंह डोटासरा को बनाया गया है। यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। सबसे पहले आपको बता दूं कि पहला ऑप्शन दे रखा है गुलाबचंद कटारिया। एक्चुअली में 2022-23 के लिए गुलाबचंद कटारिया को विधानसभा में जनलेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। जनलेखा समिति का क्या बनाया गया है, सभापति बनाया गया है साहब। इसका मतलब ये तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पूछा क्या है, राजकीय उपक्रम समिति पूछा है। फिर बात करते हैं कि साहब राजेंद्र पारिक, क्या ये भी कुछ है विधानसभा में, बिल्कुल है साहब। क्या है, तो ये प्राकलन समिति जो है, प्राकलन, आपको मालूम ना प्राकलन समिति 2 प्रकार के हैं, 2 हैं, एक कै और एक है। तो ये कौन सी के हैं, ये प्राकलन समिति कै के क्या हैं, सभापति हैं। प्राकलन समिति कै के क्या हैं, ये सभापति हैं। और दयाराम परमार क्या हैं, तो ये प्राकलन समिति, ये भी क्या है, ये प्राकलन समिति। अब बच गई कौन सी, आपको मालूम होगा, तो प्राकलन समिति कै के क्या हैं, ये सभापति हैं। कौन, दयाराम परमार। क्लियर है। इसका मतलब इसका राइट आंसर जो बच गया शेष कौन है, तो गोविंद सिंह डोटासरा जी जो हैं वो क्या हैं, इसके राजकीय उपक्रम समिति के क्या हैं, सभापति नियुक्त हुए हैं 2022-23 में। एक चीज आपको और बता दूं कि इन्होंने किसका स्थान लिया है, ये अच्छा क्वेश्चन है, किसका स्थान लिया, यानी पहले कौन थे, तो यहां पे पहले कौन थे, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या आपको पता है कि पहले कौन थे, क्या आप में से एक भी स्टूडेंट जानता है पहले कौन थे, तो पहले कौन थे, तो हेमाराम चौधरी थे। पहले कौन थे, तो हेमाराम चौधरी थे इसके। तो फिर हेमाराम चौधरी जो हैं वो वर्तमान में क्या बन गए हैं, तो ये वर्तमान में क्या है, वर्तमान सरकार में क्या बना दिए गए हैं, तो वन मंत्री बना दिए गए हैं। इसलिए अब इनकी जगह कौन बने हैं, गोविंद सिंह डोटासरा जी जो हैं राजकीय उपक्रम समिति के क्या चुन लिए गए हैं, 2022-23 के लिए नए सभापति चुन लिए गए हैं। क्लियर है। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है अपना अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, तो सुनना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि साहब देश का पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला राज्य कौन सा बना है। यानी अपना जो सालाना वित्तीय बजट जो पेश किया जाता है, राज्य का जो सालाना बजट पेश होता है, उसमें से चाइल्ड बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा है। क्या राजस्थान है, क्या मध्य प्रदेश है, या उत्तर प्रदेश है, या गुजरात है। इन 4 राज्यों में से फटाफट जवाब देने का कष्ट करें कि आप में से देखते हैं कितने का यह सही होता है। और आपको बता दूं कि ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है,
तो मध्य प्रदेश बना है। आपको बता दूं कि एमपी में यानी मध्य प्रदेश सरकार, एमपी सरकार, और देखिए आपको मालूम है एमपी सरकार जो है उसमें सीएम कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान है। शिवराज सिंह चौहान क्या है वहां पे, शिवराज सिंह चौहान क्या है वहां पे, सीएम है। लेकिन बजट वहां पे पेश किसने किया है, तो वहां के एमपी सरकार में, एमपी सरकार में वित्त मंत्री कौन, एमपी सरकार में जो वित्त मंत्री है उन्होंने बजट पेश किया है। अब यहां क्वेश्चन ये है कि साहब एमपी सरकार में वित्त मंत्री कौन है, तो जगदीश देवड़ा जो है उन्होंने 2022-23 का बजट पेश किया है। कौन है, श्री जगदीश देवड़ा हैं, श्री जगदीश देवड़ा जी जो हैं, जगदीश देवड़ा जो हैं, इन्होंने कौन सा 2022-23 का क्या किया है, बजट पेश किया है। किसका किया है, 2022-23 का क्या किया है, इन्होंने बजट पेश किया है। और इस बजट पेश करते हुए उन्होंने क्या कहा कि बच्चों के शैक्षणिक, सामाजिक और भावनात्मक और शारीरिक विकास पर ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने क्या कहा है, जगदीश देवड़ा ने क्या कहा है कि बच्चों के शैक्षणिक, अच्छा शैक्षणिक के अलावा उन्होंने और क्या कहा है कि बच्चों के शैक्षणिक, सामाजिक, भावनात्मक, सामाजिक भावनात्मक व शारीरिक इन चीजों पर भी ध्यान देना जरूरी है। इसलिए इनके लिए अलग से क्या किया गया है, चाइल्ड बजट पेश किया गया है। ऐसा क्या किया गया इनके लिए, चाइल्ड बजट पेश किया गया है। ओके, चाइल्ड बजट पेश किया गया। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि इसके ऑप्शन में एक ऑप्शन और भी दे रखा है, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखो राइट आंसर इसका क्या होगा, एमपी। लेकिन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी कुछ बनता है, क्या बनता है कि देश का पहला राज्य, देश का प्रथम राज्य है, देश का प्रथम राज्य जिसने पेपरलेस बजट पारित किया, जिसने क्या किया, पेपरलेस बजट पारित किया। ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बना है पेपरलेस बजट। कोविड के दौरान, क्योंकि कोविड में आपको पता है हर चीज की ध्यान रखना पड़ता था, तो पेपरलेस बजट पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो यूपी बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनना ध्यान से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है अगला, और ध्यान से देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हाल ही में भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। निर्विरोध समझ गए ना, जिसके सामने कोई विरोध करने वाला ना हो, वो निर्विरोध है। तो ये भारतीय बैडमिंटन संघ जो है इसका हाल ही में अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया और वो भी निर्विरोध निर्वाचित हुआ है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, डॉक्टर हेमंत बिश्वा शर्मा हैं, या फिर माधवीपुरी बुच हैं, या फिर एम जगदीश कुमार हैं, या फिर जी अशोक कुमार हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए सबसे पहले आपको बता दूं कि 4 ऑप्शन में बात करें अपन तो फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। 4 ऑप्शन में बात करूं तो सबसे पहला जी अशोक कुमार जो सबसे नीचे हैं, जी अशोक कुमार जो हैं ये राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक हैं। ये क्या है, तो ये राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक हैं, ये नियुक्त हुए हैं। ओके, इसके अलावा एम जगदीश कुमार तो ये यूजीसी के अध्यक्ष बने हैं। यूजीसी जानते हो ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। देखो चारों ऑप्शन से कई चीजें क्लियर हो रही हैं आपकी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष बनाए गए हैं, अनुदान आयोग अध्यक्ष बने हैं। कौन बने हैं, तो एम जगदीश कुमार। आपको बता दूं कि एम जगदीश कुमार जेएनयू दिल्ली के पूर्व कुलपति रह चुके हैं। ओके, इसके अलावा बात करते हैं माधवीपुरी बुच, तो ये क्या रह चुके हैं, तो ये सेबी की वर्तमान अध्यक्ष हैं। सेबी अध्यक्ष हैं भी एट ए प्रेजेंट टाइम। सेबी जानते हो ना, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, है ना, सेबी। इसके अलावा बात करते हैं तो राइट आंसर कौन सा बचा, तो बताने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर हेमंत बिश्वा शर्मा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये असम के मुख्यमंत्री हैं एट ए प्रेजेंट टाइम। कहां के मुख्यमंत्री हैं, तो ये असम के सीएम हैं, और इनकी नियुक्ति 2022 से लेकर 2025 तक हुई है। 2022 से लेकर 2025 तक क्या हुए हैं, ये इस पद के लिए क्या हुए हैं, ये नियुक्त हुए हैं। कौन इस पद के लिए कौन नियुक्त हुए हैं, तो डॉक्टर हेमंत बिश्वा शर्मा जो क्या रह चुके हैं, वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री रह चुके नहीं है, अभी है वर्तमान में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि स्माइल योजना का शुभारंभ कब हुआ।
क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि स्माइल योजना का शुभारंभ हुआ। इनमें से 4 आपके सामने डेट दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि स्माइल योजना का शुभारंभ। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इस योजना का एक्चुअली में उद्देश्य क्या है। तो आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों की सहायता करना है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो आपको उद्देश्य मालूम होना चाहिए। तो आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों की सहायता, यही इसका मेन पर्पज है। इसके अलावा बता दूं आपको कि और क्या है। तो ये 10 शहरों में, इस योजना को 10 शहरों में प्रायोगिक परियोजना के रूप में शुरू किया गया है। इस योजना को 10 शहरों में प्रायोगिक परियोजना के रूप में शुरू किया गया है। परियोजना के रूप में शुरू किया गया है। परियोजना के रूप में क्या किया गया है? शुरू किया गया है। और इस योजना का और कोई मेन पर्पज रहा है? तो बिल्कुल रहा है साहब। क्या रहा है? सुनिए, एक्चुअली में ये योजना का डिजाइन जो किया है सामाजिक एवं न्यायिक अधिकारिता विभाग ने किया है। इस योजना को डिजाइन किसने किया है? तो इस योजना को डिजाइन किया है सामाजिक एवं न्यायिक अधिकारिता विभाग द्वारा। क्लियर है? इसके साथ साथ बता दूं कि इसका जो पर्पज रहा है वो 2 सेक्टर्स में रहा है। इस स्माइल योजना का जो मेन पर्पज रहा है एक्चुअली में 2 सेक्टर में रहा है। पहला कौन सा है? तो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए। किसके लिए है? ट्रांसजेंडर जानते हो ना? ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए। और दूसरा जो रहा है वो किसके लिए रहा है? तो देखिए, एक तो रहा है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए, और दूसरा जो रहा है वो भिक्षुकों के व्यापक पुनर्वास के लिए रहा है। भिक्षुकों के व्यापक पुनर्वास के लिए रहा है। तो इस योजना का शुभारंभ कब हुआ है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 12 फरवरी 2022 को इसका क्या किया गया है? शुभारंभ किया गया है। तो स्माइल योजना से संबंधित आपके साथ आपकी जितनी भी क्वेरी हैं वो क्लियर हो चुकी हैं कि स्माइल योजना का मेन पर्पज क्या है। तो आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों की सहायता करना इसका मेन पर्पज है। 10 शहरों में प्रायोगिक परियोजना के रूप में से शुरू किया गया है। डिजाइन इसका सामाजिक एवं न्यायिक अधिकारिता विभाग द्वारा बनाया गया है। और 2 विशेष पर्पज इसके रहे हैं कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास के लिए, और दूसरा अपन बात करें कि भिक्षुकों के व्यापक पुनर्वास के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? सुनना ध्यान से। ये बड़ा प्रसिद्ध क्वेश्चन रहा है। प्रसिद्ध क्या है? ये काफी चर्चा में रहा है, आपके सामने रहा है। और ये जब ऐसा हुआ था तो आप सभी को दिमाग में आ रहा होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच जो गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, और इसी के अकॉर्डिंग ये अभियान जो शुरू किया गया था, यानी युद्धाग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया था? क्या ऑपरेशन अक्स किया था, या ऑपरेशन 3 स्टार किया था, या ऑपरेशन गंगा किया था, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एक्चुअली में ये कौन सा ऑपरेशन रहा है आप सभी को मालूम होगा, और जहां तक मुझे ज्ञात है आप इतना सोचेंगे नहीं, फटाफट जवाब देंगे, क्योंकि ऑपरेशन गंगा इसका विशेष रहा है। एक्चुअली में ऑपरेशन गंगा के इस अभियान के तहत, यानी इस ऑपरेशन गंगा अभियान के तहत क्या किया गया था? तो आपको बता दूं कि इस अभियान के तहत 23,000 भारतीयों को क्या किया गया था? भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया था। कहां से? यूक्रेन में फंसे जितने भी भारतीय जो थे, उनमें 23,000 भारतीयों को क्या किया गया था? इस ऑपरेशन गंगा के तहत क्या किया गया था? वहां से सुरक्षित हिंदुस्तान लाया गया था। इसके साथ साथ 18 देशों के 147 विदेशी नागरिकों को भी, यानी इस अभियान के तहत भारतीयों को यूक्रेन से क्या किया गया था? सुरक्षित लाया गया था। यूक्रेन से सुरक्षित भारत लाया गया। अच्छा, एक चीज और कहना चाहूंगा कि साहब 18 इस अभियान के तहत 18 देशों के 147 विदेशी नागरिकों को
विदेशी नागरिकों को सुरक्षित यहां से निकाला गया, सुरक्षित निकाला गया। ओके इसके साथ साथ आपको बता दूं कि इसमें देखो दो ऑपरेशन और दिखाई दे रहे हैं, तो दोनों का संबंध कहीं ना कहीं किसी ने से रहा है। तो देखिए ऑपरेशन अक्स जो है, ऑपरेशन अक्स का संबंध किससे रहा है, तो आपको मालूम होगा कि ये मोहम्मद अजमल आमिर कसाब से रहा। मोहम्मद कसाब जो है उससे रहा है, और मोहम्मद कसाब जो है वो 26/11 हमले का मुख्य आरोपी था, मुख्य आरोपी, और इस ऑपरेशन के मुख्य आरोपी था। और आपको बता दूं कि इस ऑपरेशन के तहत, ऑपरेशन अक्स के तहत कसाब को क्या हुई थी, फांसी दी गई थी, और फांसी इसको 21 नवंबर 2012 को दी गई थी। और कहां दी गई थी, तो ये यरवदा जेल में दी गई थी। कहां दी गई थी, यरवदा जेल, जो कहां पड़ती है, पुणे महाराष्ट्र में है। और ऑपरेशन 3 स्टार के तहत मोहम्मद अफजल गुरु को फांसी हुई थी। मोहम्मद अफजल गुरु आपको बता दूं, मोहम्मद अफजल गुरु जो हैं वो संसद हमले के मुख्य आरोपी रहे हैं, संसद हमले के मुख्य आरोपी थे, संसद हमले के मुख्य आरोपी थे। और इनको फांसी जो हुई है, मोहम्मद अफजल गुरु को जो फांसी हुई है वो 9 फरवरी 2013 को हुई थी। और कहां हुई थी ये फांसी, तो ये तिहाड़ जेल दिल्ली में हुई थी, तिहाड़ जेल में हुई थी। क्लियर है। और आपको बता दूं कि मोहम्मद अफजल गुरु जो हैं उनका 2 मुख्य आतंकवादी संगठनों से संबंध रहा है, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से रहा है। जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह चुके हैं। कौन, मोहम्मद अफजल गुरु, जो संसद हमले के क्या थे, मुख्य आरोपी थे। तो ये मेरे हिसाब से तीनों ऑपरेशन क्लियर हो चुके हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं सदी के भक्ति संत कौन, रामानुजाचार्य की विशाल प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी का अनावरण जो किया है वो कहां किया है। सबसे तो पहले आपको बता दूं, स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी जो है ये एक्चुअली में 216 फीट ऊंची है, 216 फीट ऊंची है ये। ओके, और पंचधातु से बनी है ये। किससे बनी है, पंचधातु से बनी है सारी। किससे बनी है, पंचधातु से बनी है। और पंचधातु में कौन कौन सी 5 धातुओं का इस्तेमाल किया गया है, पंचधातु जो है उसमें कौन कौन सी 5 धातुओं का इस्तेमाल किया गया है। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि वो 5 धातु जो इसके लिए इस्तेमाल हुई हैं वो सोने, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता है। यानी कौन कौन सी है, तो सोना है, चांदी है, तांबा है, पीतल है और जस्ता है। ये पंच धातुओं से मिलकर क्या बनी है, 216 फीट ऊंची प्रतिमा बनी है, स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी, जो किसकी है, संत रामानुजाचार्य की विशाल प्रतिमा है, जिसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। और कब किया गया, तो 5 फरवरी 2000। कब किया गया ये, 5 फरवरी। इसका अनावरण कब हुआ, तो अनावरण याद रखना इसका कब हुआ, तो 5 फरवरी 2022 को इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, इसका अनावरण किया गया। और कहां किया गया, ये जो विशेष है याद रखना, तो हैदराबाद तेलंगाना में। कहां किया गया इसका, तो हैदराबाद तेलंगाना में इसका किया गया। और कहां, तो ये मुचिंतल, ये जगह कहां है हैदराबाद तेलंगाना में, तो मुचिंतल वो जगह है जहां पे इसका अनावरण किया गया। क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, सुनना ध्यान से, कि शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला, यानी अब शस्त्र रखने के लिए स्मार्ट कार्ड लाइसेंस पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। क्या दिल्ली बना है, क्या राजस्थान बना है, क्या उत्तर प्रदेश बना है, क्या गुजरात बना है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहले देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आप बताने का कष्ट कीजिए कि इसमें सही क्या होगा। देखते हैं कितने लोगों का ये सही होता है, ये क्वेश्चन कितने लोगों का सही होता है, ये चेक करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि एक्चुअली में इसका सही उत्तर क्या होगा, तो दिल्ली इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा इसका, दिल्ली इसका सही उत्तर होगा। कैसे, आपको बता दूं कि राजधानी के लोगों को डिजिटल सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दिल्ली पुलिस ने यह शुरू किया है। यानी दिल्ली में ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो दिल्ली पुलिस द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा, दिल्ली पुलिस द्वारा शुरू किया गया है, दिल्ली पुलिस द्वारा शुरू किया गया है,
शुरू किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? दिल्ली पुलिस द्वारा शुरू किया गया। और ऐसा करने वाला आपको बता दूं दिल्ली पुलिस पहला विभाग बना है जिसने ये स्मार्ट कार्ड जो शस्त्र लाइसेंस के लिए शुरू करने वाला पहला बना है, दिल्ली पुलिस विभाग ऐसा। तो दिल्ली पुलिस द्वारा, और वो पहला अपन राज्य या यूनियन टेरिटरी कह सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेश जो है पहला दिल्ली बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, सुनना ध्यान से। अच्छा क्वेश्चन है, क्या खास है इसमें? तो भारत के बाहर, देखिए इंडिया में तो होता ही होता है, इसके बाहर, भारत के बाहर नगद लेन देन के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई को लागू करने वाला पहला देश कौन सा बना है? यानी इन 4 देशों में से आपको बताना है कि भारत जो है इसके बाहर इन 4 देशों में कौन सा ऐसा है जिसने यूपीआई को लागू किया है। यूपीआई को लागू किया है। आपको बता दूं कि यूपीआई जो है एक्चुअली में इसको लागू किसने किया है? तो इसको लागू करने वाला कौन है? तो नेपाल है। वो कौन सा है देश? नेपाल है। देखिए नेपाल जो है इसने क्या किया है, तो 8 मार्च 2022 को, याद रखना, नेपाल ने 8 मार्च 2022 को आरबीआई के गवर्नर जो है अपने हिंदुस्तान के, यानी भारत के आरबीआई गवर्नर जो हैं, कौन? शक्तिकांत दास जो हैं, ये बिना इंटरनेट वाले फीचर फोन के लिए यूपीआई का एक नया वर्जन लॉन्च किया है। यानी आरबीआई गवर्नर कौन है? आरबीआई गवर्नर तो शक्तिकांत दास हैं। कौन है? शक्तिकांत दास जो हैं, इन्होंने क्या किया है कि एक नया फीचर बिना इंटरनेट वाला फीचर ऐसा बनाया है। और यूपीआई 123, याद रखना, कौन सा बनाया है? यूपीआई 123 पे के नाम से। पे, ये यूपीआई है। इसके अकॉर्डिंग क्या करेगा कि नगद निकासी का लेन देन कर सकता है, यानी इसमें बिना इंटरनेट की कोई आवश्यकता नहीं है, नगद निकासी की जा सकती है इसके अकॉर्डिंग। तो ये ऐसा करने वाला, यानी भारत की इस डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए इसको लागू करने वाला नेपाल बना है, जो भारत की 8 मार्च 2022 को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने ये फीचर लॉन्च किया है। यूपीआई 123 पे, याद रखना। तो वो कौन सा है? नेपाल है वो कंट्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस रिपोर्ट द्वारा जारी एक लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया, ये आपको बताना है। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसके अकॉर्डिंग आपको ये बताना है कि भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। और ये स्थान जो हासिल किया है भारत ने, ये भारत के पड़ोसी देशों में क्या सबसे ऊपर है, या मध्यस्थ है, या बीच का है? तो आपके जानकारी, पहले तो देखो लोकतंत्र सूचकांक 2021 जो है, लोकतंत्र सूचकांक जो है एक्चुअली में इसको जारी कौन करता है, ये विशेष है। तो देखिए लोकतंत्र सूचकांक जो है इसका जारीकर्ता कौन है? तो इसका जारीकर्ता जो है वो कौन है? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है। कौन है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो इसको क्या करती है? जारी करती है। और भारत का इसमें कौन सा स्थान रहा है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत का इसमें कौन सा स्थान रहा है? तो 46वां स्थान इसका भारत में रहा है। और भारत के पड़ोसी देशों में, यानी भारत के पड़ोसी देशों में सबसे ऊपर स्थान रहा है। पड़ोसी देशों में सबसे ऊपर स्थान रहा है। ओके, पड़ोसी देशों में क्या रहा है? इसका सबसे ऊपर स्थान रहा है। तो फिर 46वें नंबर पे रहा है, तो कितने अंकों के साथ रहा है? तो भारत ने इस सूची में 6.91 अंक हासिल किए हैं। यानी भारत ने इस सूची में कितने अंक? तो 6.91 अंक हासिल किए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, सुनना ध्यान से, कि भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहां बनाया जा रहा है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपको बताना है कि भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क जो है वो एक्चुअली में कहां बनाया जा रहा है? जियोलॉजिकल पार्क जो है वो एक्चुअली में कहां बनाया जाए? क्या भद्रावती महाराष्ट्र में, क्या ओरछा मध्य प्रदेश, या अमरावती आंध्र प्रदेश, या लम्हेटा मध्य प्रदेश? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? तो लम्हेटा मध्य प्रदेश।
लम्हेटा मध्य प्रदेश जो है, यहां पे क्या किया जा रहा है, पहला ऐसा बनाया जा रहा है क्या, तो आपको बता दूं कि पहला जियोलॉजिकल पार्क है। और यहां से एक्चुअली में लम्हेटा ही क्यों, क्योंकि यहां से डायनासोर के क्या हुए हैं, जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। यहां से क्या हुए हैं, डायनासोर के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। डायनासोर के क्या हुए हैं, जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। ओके, इसके अलावा बात करें अपन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, सुनना ध्यान से। ये कह रहा है कि कांस फिल्म फेस्टिवल में इंडिया को रेड कारपेट पर रिप्रेजेंट करने वाले पहले भारतीय लोक कलाकार, ध्यान से सुनना, इससे पहले कभी भी भारतीय कोई लोक कलाकार, देखो कलाकार तो बहुत गए लेकिन कोई लोक कलाकार पहली बार जा रहा है जो कांस फिल्म फेस्टिवल जो होता है उसमें क्या कर रहा है, रेड कारपेट पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। आपको बता दूं कि रेड कारपेट पे इंडिया को रिप्रेजेंट जो किया है ये दूसरे दिन किया गया था, दूसरे दिन इंडियन फिल्म अपन कह सकते हैं कांस फिल्म फेस्टिवल में, और दूसरे दिन किया गया था। क्यों, क्योंकि पहले दिन इस कांस फिल्म फेस्टिवल में पहले दिन एक्चुअली में रेड कारपेट पे रिप्रेजेंट किसने किया था, तो दीपिका पादुकोण ने किया था। दीपिका पादुकोण ने पहले दिन किया था। और दूसरे दिन किसने किया, तो आपको बता दूं वो कौन है, तो मामे खां हैं। और मामे खां कौन है, तो राजस्थानी सिंगर है। मामे खां कौन है, तो राजस्थानी सिंगर हैं ये मामे खां। ये पहले भारतीय लोक कलाकार हैं जिन्होंने कांस फिल्म फेस्टिवल में इंडिया को रेड कारपेट पे क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, सुनना ध्यान से, कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, का नया महानिदेशक किसे चुना गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपको यह बताना है कि इन्होंने एक्चुअली में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है एक्चुअली में इसका नया महानिदेशक किसे चुना गया है, ये आपको बताना है। पहले तो आपको बता दूं कि साहब ये ILO जो है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, एक्चुअली में इसकी स्थापना हुई कब थी, तो आपको बता दूं कि ILO जो है इसकी स्थापना अगर आपसे कोई पूछे तो इसकी स्थापना याद रखना 11 अप्रैल 1919 में हुई थी। और अगर इसका हेड ऑफिस आपसे कोई पूछ ले तो कहां है, तो जिनेवा में है। कहां है इसका हेड ऑफिस, तो जिनेवा, और जिनेवा बताने की जरूरत नहीं है कहां है, तो स्विट्जरलैंड में है। कहां है, स्विट्जरलैंड में है। यहां ILO का मुख्यालय है। और आपको बताना है कि ILO का नया महानिदेशक किसे चुना गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, युन सुक योल, एंटोनियो कोस्टा, जेंस स्टोल्टेनबर्ग या गिलबर्ट एल्फ होगम्बो। आपको 4 ऑप्शन आपके सामने, सबसे पहला कौन सा दे रखा है, युन सुक योल। क्या ये भी कुछ है, तो बिल्कुल है साहब। कौन है ये, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं। कौन है ये, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये दक्षिण कोरिया के क्या हैं, राष्ट्रपति हैं। दक्षिण कोरिया के क्या हैं, ये राष्ट्रपति हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है। फिर कौन है, एंटोनियो कोस्टा, नहीं, एंटोनियो कोस्टा तो पुर्तगाल के क्या है, प्रधानमंत्री हैं। ये कौन है, तो ये साहब पुर्तगाल के क्या हैं, PM है। पुर्तगाल के PM हैं। और आपको बता दूं कि ये भारतीय मूल के PM, भारतीय मूल के हैं, भारतीय मूल के हैं। तो फिर जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। जेंस स्टोल्टेनबर्ग तो कौन है, तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग तो वर्तमान में नाटो के महासचिव हैं। वर्तमान में क्या हैं, नाटो महासचिव। वर्तमान में क्या हैं, ये नाटो महासचिव हैं। और ये इस पद पर 1 अक्टूबर 2022 तक रहेंगे। फिर यहां पे नाटो का नया महासचिव आ जाएगा। तो इसका मतलब फिर 1 अक्टूबर 2022 से क्या होंगे, से इनके पास नया पद आ जाएगा। 1 अक्टूबर 2022 से जेंस स्टोल्टेनबर्ग के पास एक नया पद आएगा। और वो नया पद क्या होगा कि नॉर्वे के केंद्रीय बैंक के गवर्नर बन जाएंगे। ये क्या बन जाएंगे, नॉर्वे जो कंट्री है जिसकी राजधानी ओस्लो है, नॉर्वे के केंद्रीय बैंक के गवर्नर होंगे। ये केंद्रीय बैंक के क्या होंगे, गवर्नर होंगे। केंद्रीय बैंक के गवर्नर होंगे। तो फिर बच गया कौन सा, जाहिर सी बात है कौन सा बच गया, गिलबर्ट एफ होगम्बो इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो फिर ये हैं कौन एक्चुअली में, गिलबर्ट एफ, ये जो कौन है, तो आपको बता दूं ये टोगो के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। कहां के हैं ये, टोगो के पूर्व PM हैं, पूर्व PM है। कौन, गिलबर्ट एफ होगम्बो
क्या हैं? तो टोगो के पूर्व पीएम हैं और ये आईएलओ के क्या बने हैं? नए महानिदेशक के रूप में चुने गए हैं। अच्छा, कब से होंगे? यानी पदभार शुरू कब होगा इनका? पदभार ग्रहण कब करेंगे ये? तो ये साहब 1 अक्टूबर 2022 को करेंगे। 1 अक्टूबर 2022 से होंगे। तो फिर यहां पे है कौन फिर वर्तमान में? आईएलओ का वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो गाय राइडर हैं। गाय राइडर आपको बता दूं कि 1 अक्टूबर 2022 को क्या हो जाएंगे? सेवानिवृत्त हो जाएंगे। सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ओके, सेवानिवृत्त। और उनकी जगह कौन आ जाएंगे? तो गिलबर्ट एफ होगम्बो आ जाएंगे 1 अक्टूबर 2022 को। और ये पहले अफ्रीकी होंगे, ये प्रथम अफ्रीकी होंगे इस पद पर आने वाले, प्रथम अफ्रीकी होंगे जो आईएलओ के महानिदेशक के रूप में चुने जाएंगे। इसके अलावा आपको बता दूं कि आईएलओ जो है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को 1969 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। क्या मिल चुका है? शांति का नोबेल पुरस्कार भी, नोबेल पुरस्कार क्या हुआ है? इनको मिल चुका है। क्लियर है दोस्तों? तो ये आज के अपने 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। हमने जैसे कहा कि मार्च और फरवरी और मार्च जो होगी बुकलेट होगी आपकी, उसमें से हम क्या करेंगे? 4 टेस्ट सीरीज बनाएंगे जिसमें कंप्लीट बुकलेट कवर कर दी जाएगी। 15 क्वेश्चन के माध्यम से हमने बताने की आपको कहा है। आगामी जो भी टेस्ट सीरीज है होगी वो कब कैसे आएगी वो हम आपको अवगत करवा देंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।